बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रेड जोन के साथ मैं हूं ख्वाजा मतीन। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़, तजिया नगार, रऊफ़ क्लासा साहब। आज हमने जिन मौज़ूआत का इंतखाब किया है उसमें कन्वेंशनल वार तो ख़त्म हो गई है, लेकिन हिंदुस्तान ने प्रॉक्सी वार को तेज़ कर दिया है। नरेंद्र मोदी की लफ्ज़ी गोलाबारी एक बार फिर से शुरू हो गई है। उन्होंने फिर पाकिस्तान को, जैसे कहा जाता है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, धमकी दी है कि पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद को तरसेगा। प्रॉक्सी वार के हवाले से कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी, उसमें भी जिक्र किया गया और आज DGI SPR ने और शक्ति दाहला ने एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया गया और सबूत पेश किए गए किस तरह भारत अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जंग दोबारा छेड़ने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि पाक भारत जो जंग है इसके सियासत, सहाफ़त और समाज पर क्या असरात मरतब होंगे आने वाले दिनों में, वो भी देखेंगे। दूसरी जानब हम देखते हैं कि PTI फिर एक मखमसे का शिकार नज़र आती है। एक तरफ तो जो उनके चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, वो जो जब जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल जनरल का एजाज़ मिलता है तो उसको खुशाइंद करार देते हैं, जबकि जो बानी PTI की हमशीरा हैं अलीमा खानम, उन्होंने जेल से बाहर कल गुफ्तगू की तो वो उन्होंने मुतनाज़ा गुफ्तगू की। इस तरह की गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कि जो बानी PTI हैं वो फील्ड मार्शल जनरल का एजाज़ मिलने पर सीख पा नज़र आते हैं। रेड जोन प्रोग्राम के जो मेज़बान हैं इस वक्त कोयटा में मौजूद हैं, शेर इकबाल भट्टी, उनसे रब्ते की कोशिश करते हैं। आज वो जो खुशदार में वाक़या हुआ, उनकी जो फैमिलीज़ थी, एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग दी गई कोयटा में, उनसे सबसे पहले उनकी तरफ रुजू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम सलाम खाई साहब। जी भट्टी साहब, आप इस वक्त कोयटा में मौजूद हैं, वहाँ जो ब्रीफिंग दी गई वो हमारे नाज़रीन को बताइए कि जो अफेक्टिव फैमिली हैं वहाँ, उनके साथ किस तरह ये वाक़या पेश आया और उनकी क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। खान साहब, आपको इल्म में है कि 21 मई को जो खुदार में स्कूल बस पर जो हमला किया गया, दहशतगर्दों ने एक अटैक किया, जिसके नतीजे में अब तक 5 बच्चे शहीद हो चुके हैं। एक बच्ची आज भी जो शदीद जख्मी थी वो चल बसी, वो भी शहीद हो गई और 2 और जवान भी शहीद हुए। मजमूई तौर पर 7 शहादतें हुई, जबकि 42 अफराद 8 शहादतें हो चुकी हैं और मजमूई तौर पर 42 अफराद जख्मी हैं और पूरा पाकिस्तान इस पर बहुत दुखी था। आपको याद है कि इससे पहले जब APS के अंदर APS स्कूल पर अटैक हुआ, वहाँ पर बच्चों की बड़ी तादाद में शहादतें हुई। तो उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन उसके बाद तवक्को ये की जा रही थी कि शायद आइंदा ये वाक़या रोनमा ना हो। लेकिन अब वहाँ पर जो एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग का इस्तेमाल था, उसके साथ जो सारे जो शवाहिद और जो उसकी लड़ियाँ मिल रही हैं, वो डॉट से डॉट मिल रहे हैं, वो इसी मामले के साथ है जो मार्क के हक़ में भारत को 9 और 10 मई को जो जिस बदतरीन जिस शिकस्त से दचार होना पड़ा, जिस हजीमत से दचार हुआ, तो बलूचिस्तान के अंदर भारत के बहुत स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स हैं। उसने अपने प्रॉक्सीज को दोबारा एक्टिवेट किया और जहाँ पे पहले भी ये वारदातें होती रही थी। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस रात 9 और 10 मई को पाकिस्तान भारत के खिलाफ मार्क के हक़ में एक फैसला कुन अटैक कर रहा था, उस रात बलूचिस्तान के अंदर रिकॉर्ड 33 दहशतगर्दी के हमले अटैक हुए और ये एक रात के अंदर रिकॉर्ड अटैक थे। लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे गए। तो ये वो नेक्सस है बलूचिस्तान के अंदर BLA का, भारत की प्रॉक्सीज का। उसी को भारत ने अब यूटिलाइज करते हुए, जब वो हार्ड कोर टारगेट को अब हिट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब जिससे पहले वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर अटैक करते थे तो उनको भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। एक जो बैकग्राउंड ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि एक शहीद के मुकाबले में 4 दहशतगर्दों को मारा गया। उसके बाद उन्होंने वहां पर अपने अटैक रोक दिए और मासूम शहरियों को टारगेट करना शुरू किया और फिर 21 मई को ये अंधोनाक वाक़या पेश आया जब उन्होंने स्कूल बस पर हमला किया। अब बैकग्राउंड ब्रीफिंग के मुताबिक जो एक कार थी, उसके अंदर 120 किलोग्राम धमाका खेज मवाद था, खुदकश बम्बार भी उसके अंदर मौजूद था। और अल्लाह ने ये करम किया कि जिसके जो इस बस के सामने क्विक रिस्पांस फोर्स की सिक्योरिटी गाड़ी थी, उसके पीछे भी गाड़ियां थी और ये बच्चे फुजदार गैरिजन से निकले APS स्कूल के लिए जाने के लिए, जहाँ पर वो यूनिफॉर्म पहने हुए थे, उनके पास स्कूल बैग थे और बड़े खुशी से इस घरों से सुबह तैयार होकर निकले कि वो अपना एक स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं। तो एक मुखालिफ सिर्फ से आने वाली गाड़ी ने बस तक पहुंचने की कोशिश की, तो क्विक रिस्पांस फोर्स की जो आगे गाड़ी थी, उन जवानों ने बहुत इफेक्टिवली उस कार को इंगेज किया, जिसके नतीजे में ये ब्लास्ट उस बस से 15 मीटर फासले पर हुआ
और उस ड्राइवर की कोशिश थी, कार ड्राइवर की, कि बस को हिट किया जाए डायरेक्टली। अगर वो बस को डायरेक्टली हिट करता तो शहादतों की जो नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाने थे। अल्लाह ने उसे एक बड़े हादसे से बचाया। क्विक रिस्पांस फोर्स की गाड़ी ने उनको रोका, जिसके नतीजे में 15 मीटर दूर फासले के ऊपर वो उस कार में ब्लास्ट हुआ, जिसके नतीजे में 2 जवान शहीद हुए, जिसके अंदर एक ड्राइवर भी शरीक था। और बच्चे पहले दिन तो 3 मौके पर शहीद हुए। उसके बाद फिर क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे बहुत शदीद जख्मी हुए थे, उनको फौरी तौर के ऊपर सीएमएच कोयटा मुंतकिल किया गया, जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट अभी जारी है। उसके बाद 2 बच्चे मजीद शहीद हुए। लेकिन ये तो उसका बैकग्राउंड है। लेकिन जहाँ पर बैकग्राउंड ब्रीफिंग के अंदर पूरा जो बलूचिस्तान का सिनेरियो है, वहाँ पर जो हालात हैं, जिस लेवल के ऊपर मुसलसल एक लार्ज स्केल के ऊपर बहुत मौसर तरीके के साथ ऑपरेशन जारी हैं और बड़े साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर ऑपरेशन हो रहे हैं। मास्टर माइंड तक पहुंचा जा रहा है, फैसिलिटेटर तक पहुंचा जा रहा है, फिनांसर तक पहुंचा जा रहा है। जी भट्टी साहब, आपने जिस तरह बताया कि एक बड़ी तफसीली ब्रीफिंग थी, उसमें आपने ये बताया कि अभी तक जो 8 हैं बच्चे हैं इसमें शामिल हैं, कुछ जो फोर्सेस के लोग भी हैं वो भी शहीद हुए हैं। अभी ये बताइएगा कितने जो बच्चे हैं वो शदीद ज़ख्मी हालत में हैं, उनकी तादाद कितनी है जो शदीद ज़ख्मी हैं? साहब, जो मैं सीएमएच कोयटा का विजिट करने का मौका मिला, उन बच्चों की जिनकी जो शदीद जख्मी है, इस वक्त उनका ट्रीटमेंट जारी है, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, उनसे बातचीत हुई। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो बच्चे थे उनकी भी बड़े स्टिल हौसले बुलंद हैं, उनके जो फैमिलीज हैं उनके भी जो हौसलों को आपको, उनकी हिम्मत की, उनके जज्बों को आपको दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरीके के साथ उन्होंने इस वाक़े के ऊपर रिस्पॉन्ड किया है वो अनबिलीवेबल है। एक फैमिली से बात हुई, वो उसी जब कोयटा फुजदार गैरिजन में मौजूद थे, जब उनको एक बच्चे के वालिद को वहीं पे मालूम हुआ कि ब्लास्ट हो रहे, आवाज आई है, सामने धुआं उठ रहा है, तो वहां से वो फौरन भागा। दीगर लोग ही वहां पर पहुंचे तो उस वक्त तक कुछ बच्चों को, जख्मियों को लेकर गाड़ी रवाना हो चुकी थी, 3 बच्चे वहां मौजूद थे। तो उस जवान ने ये फिक्र किए बगैर कि उसके बच्चे की हालत क्या है, मौके पर जो 3 शदीद जख्मी बच्चे थे उसने उनकी केयर की, उनको रेस्क्यू करके फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचाया। इसी तरह एक और फैमिली जिसके अंदर 2 बहनें थी, उनकी शहादत हुई। उसके एक उनका भाई था, उसकी शहादत हुई। उसके साथ साथ बाकी जिनके बच्चों की भी, जो बच्चे शहीद हुए हैं, उनकी फैमिलीज वहां पर मौजूद थी, जिनके बच्चे शदीद जख्मी थे। उनके अंदर एक दुख नाम की, दिल में डेफिनेटली उनके दुख रंज होगा, लेकिन जाहिर तौर के ऊपर जो उनका हौसला है, जो उनका अज़्म है, वो बड़ा बुलंद है कि हम यहाँ पर इसलिए आए थे कि हम अपने वतन अजीज के दिफा के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे बच्चे भी अगर मौका आता है तो हम अपने जानों को नजराना पेश करने से गुरेज नहीं करेंगे। हमारे बच्चे भी मेंटली तौर पर प्रिपेयर हैं, और जख्मी बच्चों से जो उन्होंने बात की, हमने बात की, बच्चों का भी बिल्कुल यही मोराल था। तो भट्टी साहब, जैसे आपने बताया कि आज बड़ी उन्होंने तफसील से आपको ब्रीफिंग दी, वहाँ पे बैकग्राउंड ब्रीफिंग भी दी। हमने माजी में देखा है कि ये बलोचों की इस तरह के सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट्स थी, ये कम से कम बच्चों और औरतों को हिट नहीं करते थे। बलोचों के बारे में तो कहा जाता था कि जनाब के स्पेशली औरतों के हवाले से बड़ा सेंसिटिव, बड़ी केयर और बड़ी इज़्ज़त है बच्चियों के हवाले से। अब हम देख रहे हैं कि जो इसमें ज़्यादा जो है बच्चियां शहीद हुई हैं, बच्चियां मतलब है वो सब की सांझी होती हैं कहा जाता है, ये एलिमेंट नहीं था इसमें। ये जो मूवमेंट वहाँ पे चला रहे थे सेपरेटिस्ट जो अपने ग्रुप्स हैं, BLA वगैरह, इस तरह की चीज़ हम देखते थे। ये बारबेरियनिज़म जो था तालिबान में था, बच्चों को, औरतों को, वो इन चीज़ों की केयर नहीं करते थे, लेकिन बलोच ये करते थे, वो जितने भी सेपरेटिस्ट थे। क्या समझते हैं कि उन्होंने कुछ बताया आपको कि कहीं पे ये BLA और तालिबान की आपस में कोऑर्डिनेशन तो नहीं करा दी गई कि अब BLA के नाम पे तालिबान भी उनके साथ शामिल हैं? इस तरह के खुद का हमले करने में तो ये तालिबान ज़्यादा, अगेन उनकी हिस्ट्री भी है, उनका बैरियनिज़म भी है। APS देखा, वहाँ बच्चे मारे उन्होंने इसी तरीके से। अब हमने देखा है कि बच्चे मारे। कोई इस पे भी उन्होंने बताया कि ये जो नया ट्विस्ट आ रहा है कि बच्चों को भी मारो, औरतों को भी मारो। पहले तो वो मारते थे, पंजाब से मजदूर आ गए, गरीब आ गए, कराची से आ गए, उनको मार रहे थे, अब वो बच्चों को मारने पे भी आ गए। कोई इस पे कोई बताया उन्होंने कि इनकी कोई आपस में कोऑर्डिनेशन तालिबान की और ये BLA के जो इनके बहर, इनके फॉरेन स्पॉन्सर बैठे, उन्होंने कोई कोलैबोरेशन करवा दिया, दोनों को इकट्ठा कर दिया? अच्छा, बिल्कुल इसके ऊपर बात हुई, और इसी से रिलेटेड एग्जैक्ट मैंने क्वेश्चन किया था, क्योंकि मेरे माइंड में भी ये एक क्यूरियोसिटी थी कि जब यहाँ पर जो दहशतगर्द मारे जाते हैं, ये बाद कुछ गिरफ्तार भी किए गए, उनकी बाद में तहकीकात भी की जाती है, क्या ये सब लोग मकामी बलोच हैं, बलूचिस्तान के ही रहने वाले हैं जो मारे जाते हैं, ये गिरफ्तार किए जाते हैं? तो उसके जवाब में पता ये चला कि बहुत सी कार्रवाइयों के अंदर जहाँ पे BLA के लोग, जिसके अंदर मकामी उन्होंने बलोचों को रिक्रूट किया है, वो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ
गैर मुल्की इनके जो पाकिस्तानी नहीं है, बलूचिस्तान के रहने वाले नहीं हैं, उज़्बेक हैं, ताजिक हैं, अफगानी हैं, वो भी मुख्तलिफ दहशतगर्दी की वारदातों में यहाँ पर मारे गए हैं और गिरफ्तार भी हुए हैं। तो वो ये एलिमेंट जिसकी तरफ आपका इशारा है, जिसका आपने क्वेश्चन किया, ये भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन इसका जो कनेक्ट जुड़ रहा है, ये जो नेक्सस है, अगेन ये इंडिया के साथ कनेक्ट होता है और एक तवील हिस्ट्री है बिफोर अफगान वार। वहाँ रशियन के पास पहले उस वक्त वो तमाम बलोचों को और तमाम लोगों को रशियन यूज कर रहे थे अपने मकासद के लिए। उसके बाद इंडिया को होल्ड वहाँ पर बढ़ा और बलोचों को भी इस्तेमाल कर रहा है इंडिया, और जो टीटीपी से वाबस्ता या अफगान टेररिस्ट हैं उनकी भी जो इंडिया का जो रोल है, उनको वहाँ पर इंडिया की जो अपनी उन प्रॉक्सीज के जरिए से उनको भी बरह रास्त हमलों के अंदर इंगेज करता है इंडिया। और अभी ये जो एक लहर ये सामने आई है, उसके अंदर यही उसको साथ कनेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया के इमारत के ऊपर ये एक, जब वो हार्ड कोर टारगेट को हिट नहीं कर पा रहे, अब तो उन्होंने सॉफ्ट टारगेट को अब हिट करना शुरू किया है कि जिस सिचुएशन से इंडिया गुजरा है तो ताने बाने वहीं पर मिल रहे हैं, जिसके अंदर मकामी जो लोग हैं वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं और उसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर बसने वाले लोग भी। अच्छा, ये बताइएगा भट्टी साहब ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में इन बच्चों की किलिंग्स पे क्या रिएक्शन है? वहाँ के जो बलोच, एक ऑनरेबल बलोच है, आम बलोच जो है, जो मैंने कहा जैसे अकबर बुगटी साहब का हमने देखा था, एक मतलब खतून डॉक्टर के हवाले से ही ये सारा मसला शुरू हुआ था ना, जो बाद में इतनी बड़ा इशू बने, मसले बने, वटेवर। तो अभी बलोच क्या कहते हैं? कोई आपकी वहाँ पे कोई लोगों से मुलाकातें हुई, कोई तस्वर, कोई मीडिया, कोई पब्लिक, कोई सोसाइटी, सिविल सोसाइटी वगैरह, हाउ डू दे रिएक्ट टू इट कि ये आपको मतलब पहली दफ़ा मेरा ख्याल हम सुन रहे हैं कि इस तरह बच्चों को मारा गया है? साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मुख्तलिफ औकात में हमारी बात होती है बलूचिस्तान के रहने वाले मकामी अफराद के साथ, और ये बड़ी हैरानकुन बात होगी कि जितनी इस किस्म की कार्रवाइयाँ हैं, ये वाक़या हुआ, सब लोग इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। अब मसला ये है कि ये जो लोग दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं, अपने टारगेट्स को हासिल करने के लिए, और जो ज़ाहिरी तौर के ऊपर एहसास मरूमी और मुख्तलिफ चीज़ों का लिबादा उड़ा जाता है, लेकिन हकीकत को उसके साथ ताल्लुक नहीं है। बहुत सी जगहों के ऊपर जितना काम हो रहा है, जितना बलोच नौजवानों को, इवन मेडिकल जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर सुनकर हैरान होंगे, हर साल 700-750 डॉक्टर सरकारी खर्च के ऊपर तालीम हासिल करके MBBS की डिग्रीज लेकर वहाँ से रुखसत हो रहे हैं। बैरून मुल्क बलोचों को वहाँ पे आला तरीम हासिल करने के 100% स्कॉलरशिप के ऊपर मौके मिल रहे हैं। यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज के अंदर फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट तक वहाँ पे उनको फंड्स फराहम कर रही है। तो बलोचों के अंदर रियलाइजेशन है, लेकिन मसला ये है कि बड़ी कम तादाद के अंदर ये टेररिस्ट हैं जो कि कार्रवाई करने के बाद, थोड़ी तादाद में है, कार्रवाई टारगेट अचीव करते हैं, उसके बाद मतलब कुछ अर्से के लिए मंजर से गायब हो जाते हैं। और तासुर ये दिया जाता है कि बलूचिस्तान की बेशतर अवाम, ये बड़ी जो आबादी है, वो इस चीज़ के उनके साथ है। तो ऐसा नहीं है, वो इस चीज़ को सब लोग डिस्करेज करते हैं बहुत सख्ती के साथ। इस वाक़े की भी बहुत से लोगों ने, मतलब कोई भी किसी से हम ये नहीं सुन सकते किसी ने उनकी किसी एजेंडा से उनकी इस बात की हमायत की हो या वो BLA के। अच्छा भट्टी साहब, हमने देखा है कि पिछले कम अज़ कम जनाब मुशर्रफ साहब के दौर के बाद आन, पहले भी था, भुट्टो साहब के दौर में भी मिलिट्री ऑपरेशन जो है पहले भी हुए, हर वक्त कोई ना कोई बलूचिस्तान में इश्यूज इस तरह चलते रहे। लेकिन 20-25 साल से हम देख रहे हैं कि मुसलसल वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज जो इन्वॉल्व हैं, हर दफ़ा कहा भी जाता है कि अब दफ़ा हम इनको वो करेंगे, हैंडल करेंगे, क्रश करेंगे प्रॉक्सीज को, उनके स्पॉन्सर को। लेकिन अब तक हम कोई देख नहीं सके कि बहुत बड़े स्टेप्स के इसमें कोई कमी है, बल्कि वो चीज़ें बढ़ती जा रही। इस पर कोई आपको ब्रीफ किया गया कि आपकी दफ़ा क्या ऐसा वो नया करेंगे जिसकी वजह से इन प्रॉक्सीज को और उनके जो हैंडलर्स हैं या जो लोग हैं इसमें ये मुलविस हैं इस कत्लेआम में, मार धाड़ में, कि उनको मतलब गिरफ्तार करेंगे, ख़त्म करेंगे, वटेवर? कोई है प्लान ऑफ एक्शन को शेयर किया या फिर ज़बानी कलामी वही मजम्मतें होती रहेंगी? सर, जो ब्रीफिंग हुई, डिस्कशन हुई, जो क्वेश्चन आंसर हुए, उसके अगर मैं इसको करप्ट आपको बता सकूं तो वो ये है कि इस साल 2025 में भी 537 ऑपरेशन हो चुके हैं मुख्तलिफ मकामात के ऊपर और डेली बेसिस के ऊपर। आज भी जब हम वहाँ मौजूद थे उस वक्त भी 2 से 3 मकामात के ऊपर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ इंटेलिजेंस बेस्ड जारी थी। अब जो वहाँ पे सिनेरियो है और जो इसकी जियो पोलिटिकल सिचुएशन है और जो इंटरनेशनल फैक्टर है और जो बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, CPEC है, रेपोडिक है, जो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक इसको एक कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये जो सारे मामलात हैं
ये तमाम तर एक्शन के बावजूद अभी ये चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो उनका सबसे बड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रॉब्लम है कि जो लोग आते हैं ईरान की साइड से या अफगानिस्तान की साइड से, मकामी अफराद को की तरफ से उनको वहाँ फैसिलिटेशन मिलती है, मकामी अफराद में घुल मिल जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। वहाँ से उनको सपोर्ट मिलती है, वहाँ से उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलती है, और फिर वो अपना टारगेट अचीव करने के बाद कुछ अरसे के लिए या मारे जाते हैं, कुछ अरसे के लिए गायब हो जाते हैं। जी बिल्कुल भट्टी साहब, जिस तरह आपने बताया कि ये जो दहशतगर्द हैं ये आबादी में छुप जाते हैं और सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। जब आप कल तशरीफ़ लाएंगे तो तफसीली बात करेंगे आपसे। जी नाज़रीन, अभी हुआ है वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ये जो प्रॉक्सी, एक तो कन्वेंशनल वार हुई जिसमें भारत को हज़मियत उठाना पड़ी, और जब ट्रंप साहब ने मुदाखलत की तो अब हम देख रहे हैं कि ये वाक़या हो गया। APS के वाक़े के बाद ये बहुत बड़ा एक वाक़या है जिसमें मासूम बच्चों को, जैसे आपने ख़ुद बताया है कि बलोचों की कभी ये रवायत नहीं रही कि कभी ख़वातीन को, बच्चों को निशाना बनाएं। ये तो एक दरिंदगी की, मैं कह सकता हूँ इसे आसान लफ्ज़ों में। और कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी ये बात दोहराई गई और फितनतुल हिंदुस्तान का नाम दिया, एक नया नाम हम सुन रहे हैं। और आज भी DGISPR की बड़ी तफसीली ब्रीफिंग थी जिसमें उन्होंने बताया और सबूत दिखाए कि किस तरह भारत जो है वो जो दहशतगर्द हैं, जो अलहदगी पसंद है, उनकी कैसे मदद कर रहा है। इस पर आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में, क्या प्रॉक्सीज वार इसमें इजाफा देख रहे हैं आप? ये बड़ा अहम सवाल है, और अहम के साथ साथ ये बड़ा डिस्टर्बिंग सवाल भी है। एक तो जैसे आप और हमारे जैसे लोग हैं, हमेशा वर्स्ट ऑफ टाइम्स में भी हम एक उम्मीद के साथ रहते हैं कि वही वाली बात है कि हम शायद बदले नहीं जा सकते, ना हम बदल सकते हैं ना वो बदल सकते हैं। वी हैव टू लिव टुगेदर, सेंचुरी से रहते आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि मैंने कई दफ़ा इस पर बात भी हुई है, इन प्रॉक्सीज का निशाना कौन लोग बनते हैं? मासूम आम शहरी। दोनों मुल्कों की बात करो, तीनों की कह रहे हैं आप। मतलब पूरी दुनिया में जहाँ भी प्रॉक्सीज हैं वहाँ आम लोग, आम शहरी मरेगा सर। टोटल हमेशा प्रॉक्सी का मतलब ही ये है। मैं तो अपने शोज में कई दफ़ा बात की है, इसमें इवन जंग लगने से पहले की बात है, कोई बात हो रही थी प्रॉक्सीज के ज़रिए जो कुछ होता है अफगानिस्तान में हो, हमारे यहाँ हो, इंडिया में हो, ईरान में हो, दुनिया में किसी जैसे आपने कहा हिस्से में हो, तो ऑलवेज आम आदमी बेचारा, गरीब आदमी वो इस सिचुएशन का शिकार होता है। किसी बम ब्लास्ट कर दिया जाएगा, किसी में कोई बाजार में जाने वाला, को मस्जिद में मंदिर में गुरुद्वारा, जहाँ पे भी हो वहाँ पे किसी न किसी गए हैं, रोड पे जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, बैठा हुआ, जैसे यहाँ पे मैरिट होटल को बम से उड़ा दिया गया 2008 में। या इंडिया में हमने देखे बहुत सारे वाकयात हुए, वहाँ भी इनोसेंट लोग जो थे, मासूम लोग थे, जिनका कोई ऐसा लेना देना नहीं होता, ना पॉलिसीज में होता है, ना फैसलों में होता है, ना वो डिसीजन मेकर्स होते हैं जिनको हिट किया जाता है, और वो हिट होते हैं, और वो हमारे यहाँ भी लोग हिट हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा अफगानिस्तान में भी होते रहे। अब इसका जो मैंने कहा था, मैं बात सुनी, दुनिया भर में इन प्रॉक्सी से बचने के लिए एक तरीका इख्तियार किया गया था। अनरेबल कौमों ने वो तरीका रखा। क्या तरीका है वो तरीका यह है कि भाई साहब हम अपने जो हमारे शेर बहादुर जवान हैं ना, हर मुल्क के, हर कौम के, वो लड़ेंगे एक दूसरे से। ये सेंचुरीज ओल्ड ये कहानी जिसको हम फौज कहते हैं। बिल्कुल, फोर्सेज लड़ेंगी ना, जो ट्रेंड है। आपके भी ग्लेडिएटर्स हैं, ब्रेव हार्ट हैं, हमारे भी ग्लेडिएटर हैं, जवान हैं, बहादुर हैं, आपस में लड़ लें। बुनियादी नुक्ता ये है, अगर कल कलां को मुज़ाकरात होते हैं तो आप पहले प्रॉक्सीज बंद करें। यस, आपको जो मेरा सबसे ज़्यादा मुझे ये है, मतलब मुझे दुख होता है, कहीं पे भी हो, इंडिया में दहशतगर्दी में लोग इनोसेंट मारे जाए तो भी हमें दुख उतना ही होगा जितना अपने मुल्क में होता है। अफगानिस्तान में मारा जाए, कहीं पे मारा जाए, इनोसेंट लोग ना सारे दहशतगर्दी का शिकार। लेकिन आपकी फौजें हैं, हमारी हैं, आपकी हैं, बाकी मुल्कों को तरबियत इसीलिए तरबियत की गई है ना कि आप समझते हैं हमारे शेर जवान हैं, हम समझते हैं हमारे शेर जवान हैं, तो लड़ लें एक दूसरे से। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अच्छी रही है खालिद साहब, मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान इंडिया की इतने तमाम बैड टाइम्स में से कोई अच्छी चीज़ ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है आजकल। कुछ ढूंढा है आजकल में ढूंढना कि हर बंदा मतलब वहाँ पे वो हमारे उस पर ढूंढ रहे हैं जनाब। वो उस पर ये है सर कि इंडिया पाकिस्तान की 3 जंगें हुई हैं सर, ये चौथी अब हुई है। ठीक है, नॉन जंगें जो हैं, इन दोनों मुल्कों ने एक कोड ऑफ कंडक्ट पे ना हमेशा एक कायम रहे हैं। इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, इनकी हुकूमतों को, या हमारी फ़ौजों को, या हमारी एयरफोर्स को, और उनको भी। इन्होंने कभी सिविलियन आबादी पे हमले नहीं किए, ये किसी जंग में नहीं हुए। नहीं, ये जो मुजफ्फराबाद में जो मस्जिद पर हमला हुआ और जो मरीद के जो बहावल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। इन्होंने कभी पाकिस्तान ने अब अटैक्स किए हैं ना, इन्होंने एयर बेसिस पे किए ना, बिल्कुल, कोई इन्होंने सिविलियन आबादी पे नहीं किया। ठीक है सर, उन्होंने अटैक किया नूर खां एयर बेस पे किया है, बिल्कुल ठीक है सर। उन्होंने अटैक किया है, उनके ख्याल में उनकी ये है, बहावलपुर इतना बड़ा वो शहर है, वहाँ कंटोनमेंट भी है, सिविलियंस भी हैं, दरबार और भी बहुत सारे। उनका ख्याल था, जिसको हम नहीं मानते कि उन्होंने एक मस्जिद पे हमला किया। वो कहते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप था,
उन्होंने कोटली में इधर यहाँ पे किया, उनका ख्याल था ये था, जो कि गलत था, मतलब वो वहाँ ख्याल बच्चे गलत बेचारे थे उनके थे। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि हमने सिविलियंस पे अटैक किए हैं, या पाकिस्तान ये नहीं कह रहा कि इन्होंने कोई लाहौर के शहर के ऊपर कोई हमला कर दिया हो, इस्लामाबाद पे किया हो या दीगर चीज़ों पे किया। और ये पहले उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम सिविलियन पे अटैक नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने भी कहा था, पाकिस्तान ने भी DGISPR को, अगर मैंने सही सुना था, मुझे याद है उन्होंने कि आम इंडियंस को, सिविलियंस को बिल्कुल ये होने की ज़रूरत नहीं है कि हम कोई सिविलियन पे हमले नहीं करेंगे। इसका मुकाबला कंपेरिजन, या 65 की वार हुई, कोई सिविलियन पे हमले नहीं हुए सर, 71 हुआ आपका फिर अभी हमने किया है, इसके बाद कारगिल और भी चीज़ें हुई। लेकिन इसके मुकाबले यूरोपियंस को देखें, यूरोपियंस ने करोड़ों लोग मारे हैं एक दूसरे के, उन्होंने सीखा है, उन्होंने अच्छा सीखा तो अपनी जगह पे, उन्होंने सिविलियंस मारे हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी सिविलियन शहरों पर बम्बारमेंट हुई है सर। अभी आपको याद, अच्छा दूसरी जंग अजीम हुई तो भी उसमें सिविलियन मारे गए। लंदन वाज बम्ड टू एशेस बाय द जर्मन्स। जर्मनी ने बम्बारमेंट करके पूरे का पूरा उन्होंने लंदन को उड़ा के रख दिया था। लोग रात को वहाँ पे अंडरग्राउंड में सोते थे। उनको देख लें, वर्ल्ड वॉर सेकंड में एटम बम किस पे लगा था? आम शहरियों पे, सिविलियंस पे लगा था। हिंदुस्तान पाकिस्तान को मैं इसलिए कहता हूं कि दोनों इस खित्ते के लोगों पास कुछ चीज़ें हैं जहां पे बैठ के चीज़ें ठीक कर सकते हैं। कम से कम एक दूसरे के सिविलियंस को इन्होंने मास मर्डर नहीं किया कि हम को उनके सिविलियन पे बम मार देते, खुदा ना खास्ता वो हम पे मार देते और फिर पूरे का पूरा दुनिया उड़ा देते। सो वर्स्ट ऑफ टाइम्स में, जो मैं सारी आपकी बात को वो कर रहा हूँ, कि हमारी जो अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो यही लगती है कि हमने एक दूसरे के सिविलियन जो हैं, ये बच्चे बेचारे हमारी साइड पे हुए हैं, मतलब वहाँ भावलपुर में हुए हैं, कोटली बेचारे हुए, सारी चीज़ें दुख है। अभी ये ज़्यादा डेंजरस चीज़ ना आपकी प्रॉक्सीज हैं। अच्छा, तो फिर बुनियादी ये नुक्ता होना चाहिए, जब भी कभी आप बैठने पे, तो अभी तो बात की थी ट्रंप ने, तो लेकिन अभी को बैठने की, लेकिन बात जब भी हो आपकी, तो पहले मेरे ख्याल में सबसे पहले ये प्रॉक्सीज बंद करें। प्रॉक्सीज बंद करने का मतलब ये है कि मासूम बेगुनाह लोगों का खून बहाना बंद किया जाए। एब्सोल्युटली, आपने सही बात की है। अब सवाल ये है, मैं मतलब उनमें से जो अपनी हमारी को रियासती को पॉलिसीज़ पे, सिक्योरिटी फोर्सेज हूँ, दीगर हूँ, मैं आई वन ऑफ दोज, और भी हैं जो खुल के बात करते हैं और वो डाइजेस्ट भी करते हैं, हमारी तनकीद लेते भी हैं। हम हमेशा कहते रहे हैं इन तमाम चीज़ों को। लेकिन ये चीज़ मुझे कहने दें कि अब की दफ़ा जो प्रॉक्सीज तेज़ की है ना, ये इंडिया की तरफ से की गई है, और स्पेशली बलूचिस्तान में। ये उनको इसका वो क्रेडिट लेते भी हैं। ये नहीं है कि आप और मैं देंगे तो वो लेंगे। उनके टीवी चैनल सुन लें, उनके एक्सपर्ट सुन लें, इवन अजीत डोवल साहब जो हैं, इनका जरा बयानिया सुन लें, जो डॉक्ट्रिन है उनकी, वो तो वाज़ेह है। उन्होंने कहा बलूचिस्तान को हम आज़ाद करवाएंगे, हम बलूचिस्तान को अलहदा कर देंगे, हम पाकिस्तान को टुकड़ों में बांट देंगे, हम ये कर देंगे। इवन टीवी चैनल पे बैठ के कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान का नक्शा कब बदला है। पाकिस्तान में कोई ऐसी डिस्कशन कभी मैंने नहीं सुनी कि इंडिया का नक्शा हम कब बदल रहे हैं, हम इसको कब तोड़ रहे हैं, हम कब इसकी अलहदा रियासतें कर रहे हैं। आई डिडंट हेयर इट। आपने कुछ सुना तो मुझे बताइएगा। पाकिस्तान में कभी कोई टीवी चैनल पे, इवन हमारी पार्लियामेंट में, हमारी कैबिनेट में मिनिस्टर, पॉलिटिशियन, सियासी लोग, ये कभी किसी ने भी नहीं कहा कि हम इसके इंडिया के टुकड़े करके रख देंगे। उनके मिनिस्टर भी कहते हैं, उनके खुलेआम। और बलूचिस्तान के हवाले से तो उनका बिल्कुल बेनकाब हो गए हैं, धमकियां लगा रहे हैं। तो अब वो नहीं रहा ना, उनका एक होता है थोड़ी झिझक होती है, थोड़ा सा शर्म हया भी बिल्कुल, वो बिल्कुल उन्होंने इस मामले में वो ऊपर चले गए। अब इवन टीवी के चैनल वाले पूछते हैं, मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, मेरी अदालत करते हैं जो साहब है, मेरा शर्मा साहब है शायद, तो वो उनका प्रोग्राम करते हैं, वो उन्होंने बुलाया हुआ था जयशंकर साहब को। उनसे पूछ रहे हैं कि ये बताएं बलूचिस्तान को कब अलहदा कर, नहीं, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी इंडियन जो रजत शर्मा, जी, उन्होंने कहा जब क्या कहते पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर है, इसको आप कब वापस ले रहे हैं। फिर कहा जी उसको बलूचिस्तान का उसका कब कर रहे हैं, पाकिस्तान का नक्शा कब बदल रहे हैं। ये आपका एंकर, आपका जर्नलिस्ट पूछ रहा है। अब ये डिस्कशन हमारे यहाँ कभी हुई है? तो आपकी दफ़ा जितनी उन्होंने ये पेस को इंक्रीज किया वहाँ पे बलूचिस्तान में, कि वहाँ पे जो प्रॉक्सीज हुई नहीं, नरेंद्र मोदी ने तो उन्होंने कभी इनकार ही नहीं किया। वो मतलब कौम से खिताब के दौरान उन्होंने ये फरमाया है, कहा है, क्या फरमाना उन्होंने क्या है, धमकियां लगाते हैं वो तो अदाकारी भी मुझे लगता है कुछ हम सिविलाइज्ड लहजे में एक मतलब ये बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सदूर जो है, नरेंद्र मोदी का कहना था कि ये तो अभी जारी है, उसकी ट्रांसलेशन यही है कि ये जो प्रॉक्सी हैं ये जारी रहेंगी। सर मैं तो उस कौम को बहादुर समझूंगा। प्रॉक्सी में मासूम लोगों को मारना कोई बहादुरी नहीं होती। मतलब आप जाएं रोड पे कुछ जा रहे हैं, बच्चियां जा रही हैं, स्कूल जा रहे हैं, बस में जा रहे, कहीं भी हो, मैं फिर कह रहा हूँ, इंडिया में हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, दुनिया के किसी हिस्से में किसी मासूम को मारना, कोई साइकिल पे जा रहे हो, कोई बेचारा कोई बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, बम से उड़ा दो, मार, जिसका किसी वाक्य से कोई ताल्लुक नहीं है, से ताल्लुक नहीं है। जैसे पहलगाम वाक्य हुआ और जो मारे गए मासूम अमेरिका में भी
हम हमदर्दी है बिल्कुल, हमने की है, हमने कहा दहशतगर्दी है, और पाकिस्तान ने बिलखुसूस कहा है, जो और दिल से कह रहे हैं। जो इस्लाम है वो तो देखें, जो आम आदमी को किसी भी इबादत गाह में, कोई भी उनकी इबादत गाह, उसमें जो इबादत कर रहा है, जो बाजार में कुछ अशिया खरीदने जा रहा है, उसको मारने की ममानत करता सर है। जंग की बकायदा एसओपीज हैं। अगर अब आपने अपने इस्लाम का जिक्र किया ना, एसओपीज हैं, उस पर अमल करे ना करे आगे जो कोई है वो दैट्स अनदर थिंग। कि जंग के दौरान में बच्चे को कुछ नहीं कहना, औरत को कुछ नहीं कहना, दरख्त को कुछ नहीं कहना, बूढ़े को कुछ नहीं कहना, जो दरवाजा बंद कर ले को नहीं करना, और इवन खेतों को कुछ नहीं कहना। ये एसओपीज हैं, मानेगी आज की दुनिया नहीं मानेगी कि जनाब ये चीजें हमारे इस्लाम में 1400 साल पहले कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया था कि आपने दरख्त को भी नुकसान नहीं देना, लीव अलोन, मतलब बाकी चीजों को, फसल को नुकसान नहीं देना, आपने बिल्डिंग नहीं गिरानी जो बेजान है, उसको इस्तेमाल में लेकर आए। इसलिए ये कोई बहादुरी नहीं है। प्रॉक्सी जारी रखना, एक दूसरे के मासूम बच्चे मारना, औरतें मारना, स्याह उधर मारे जाए, हमारे यहाँ ये बेचारे औरतें मारे, भाई बहादुर लोग हैं, ये बहादुरी वाला काम किया आप लोगों ने, मानते हैं भाई, जो नहीं होना चाहिए था जंगों के, मतलब कौन कोई पागल ही होगा जो जंगों के हक में होगा। अभी इसी वक्त आप बहादुरी दिखाइए। अभी 2025 में कोई ये शख्स सोचता है कि मैं किसी मुल्क पर जंग होगी और किसी मुल्क पर मैं कब्जा कर लूंगा, तो अच्छा, तस्वर ही ये बातिल तस्वर। आपने बड़ी बहादुरी दिखाई, हम पे हमला किया, हमारे जवानों ने, उन्होंने बहादुरी दिखाई, आप पे हमला किया। बिल्कुल ठीक है जनाब, ये बड़ा ब्रेव हार्ट काम है, बहादुरों वाला काम है, सदियों से चलता आ रहा है, बहादुर लड़ते हैं, लड़े आमने सामने आकर लड़ते हैं, लेकिन छुप कर उधर मतलब वो मारे जाए। अच्छा क्लासा साहब, आज कहाँ सी बहादुरी है और कहाँ की, मतलब बच्चे मार के, ये दरिंदगी इंसानियत नहीं है। ये बच्चे मार के यहाँ पे वो हम समझे जनाब के ये वो समझे बहादुरी है, उधर स्याह बेचारे मारे जाए तो कोई वो समझे जनाब कोई ऐसी कोई बात नहीं। आम आदमियों को मारना ये जुल्म है, ये इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, बहुत बड़ा। नाज़रीन अभी फिर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने मीडिया की बात कर रहे थे, हम यहाँ मीडिया में जो डिस्कशन होती है वो बड़े हक़ाइक़ पर मबनी होती है, उसमें भारत में आज़ाद मीडिया का वजूद नहीं है, ये बात की उन्होंने, और कहा है कि भारत का सारा मीडिया जो स्टेट कंट्रोल्ड है। ये उनका एक क्लिप है, सुन लेते हैं, फिर उस पर आपसे तबसरा लेते हैं। जी चलाएँ। अच्छा, ये DGISPR का आपने गुफ्तगू सुनी क्लासा साहब, हमारे यहाँ बड़ी बात होती है, अभी भी दौरान जंग हमने देखा जिस तरह इंडियन मीडिया ने, उन्होंने तो कई शहरों पर कब्जे भी कर लिए थे और कई जगह पे तो एडवाइस भी कर रहे थे कि ये अब वहाँ घुस जाएं, और ऐसी बातें जो हमने कभी सुनी नहीं, बड़ा मजाक उड़ा है, दुनिया भर में उनका मजाक उड़ा है। ये जो DGISPR साहब ने ये बात की है, इस पर आपका क्या कमेंट है? बड़ा अहम सवाल है, बड़ा अहम आज उन्होंने पॉइंट आउट किए। दो चीज़ें हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन मीडिया की हिस्ट्री हमसे बहुत पुरानी है, इवन ब्रॉडकास्टिंग मीडिया की, मेरा ख्याल अर्ली 90 से शुरू हुआ था। उनके यहाँ 400-500 से ज़्यादा चैनल्स हैं, हमारे यहाँ शायद अभी कोई 70-80 होंगे, 100। हमारा कोई उनके साथ अगर देखा जाए मुवाज़ना ही नहीं है। और ये जहन में रखें, मैं इस पर आपको मज़े की चीज़ें बताऊँ कि मतलब हमारा मीडिया जो है इसने 3-4 मार्शल भुगते हैं, इसके बावजूद मीडिया ने हमारे सर्वाइव किया। ये आसान काम नहीं होता। और मुझे एक याद आ रहा है, इंदिरा गांधी साहबा ने जब लगाई थी ना वहाँ पे एमरजेंसी 75 में लगाई थी 2 साल के लिए, तो मेरा ख्याल एक अडवाणी साहब की मैं बुक पढ़ रहा था, जब उनका कमेंट कहीं पढ़ रहा था, तो उनको मीडिया ने टांट किया कोई कि जनाब देखें जी आप लोग जो हैं जैसे होता है कंप्रोमाइज़ कर गए, फलां कर गए, यूँ कर। उनका बड़ा मशहूर ज़माना कोट है, उन्होंने जनाब जितने बहादुर आप इंडियन मीडिया के लोग हैं हमें भी पता है। उन्होंने कहा 1975 में इंदिरा गांधी साहबा ने एमरजेंसी लगाई थी, उन्होंने कहा जनाब थोड़े से बेंड हो जाएँ, मतलब थोड़ा कंप्रोमाइज करें, आप लेट गए थे इंडियन मीडिया जो है। ये अल्फाज है उनके, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, अडवाणी साहब के। यस, ये अडवाणी साहब हैं, आई होप कि ये उन्हीं के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा आप लेट गए, जितनी बहादुरी आपने दिखाई थी वो भी हमने देखी हुई है। अब इंडियन मीडिया को तो बहादुर होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए। रीजन है, चलो हमारे ऊपर तो 4 मार्शल आ रहे हैं, सख्तियां रही हैं, वो सारी बड़ी जमहूरियत का दावा भी किया जाता है। उसी पे आ रहा हूँ कि आपकी एक अनइंटरप्टेड हिस्ट्री है माँ सिवाय 2 सालों के। आपको तो ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, हुकूमतों के खिलाफ खड़े होना चाहिए, जुल्म सितम के खिलाफ खड़े होने चाहिए। आप अगर बैठ के पाकिस्तान के 4 शहरों पे कब्जे करवा देंगे, रात को पूरा इंडियन बेचारे 1.5 बिलियन लोग ये सोच के सोया है कि अखंड भारत हो गया पाकिस्तान पे, मतलब इंडियन वो सेना जो है वो घुस गई है और उन्होंने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद पे कब्जे कर लिए, झंडा उतार दिया। ये पूरे बड़े बड़े चैनल्स कह रहे हैं और बड़े बड़े कुछ मतलब इंडियंस हैं जो बेचारे जो मतलब रीजनेबल लोग हैं। मैं ये कहता हूँ ये इंसल्ट हमारी नहीं है, ये मीडिया की, हमारी इंडस्ट्री की। दो चीज़ों की इंसल्ट किया इंडियंस ने, एक तो मीडिया की इंसल्ट किया, दूसरे उन्होंने इंडियन लोगों की विजडम और इंटेलेक्ट की इंसल्ट की है। उनको ये यकीन दिलाने पे उन्होंने यकीन दिला प्रोपेगेंडा की पावर देके कि हमारा कब्जा हो गया पाकिस्तान पे, तो सुबह उठे। अच्छा हमारे दोस्त भी हैं इंडियंस, ये नहीं बहुत अच्छे लोग भी हैं वहाँ पे, सेनर एलिमेंट्स भी हैं, मैं उनकी तरफ पे आता। 2-4 ने मुझे मैसेज करके भेजा आज ओके, मैं क्या खरीद, कहते सुना इस्लामाबाद में कब्जा हो गया है।
तो मैंने दोस्तों को कहा, मैं कि आप भी तशरीफ़ ले आए, जो आके कब्जा कर बैठे हैं, तशरीफ़ ले, आपको चाय पिलाएं। मैंने ऐसे ही मतलब हंस के बाद, और मतलब क्या कह सकता इस पे था। हंस ही सकता है। हाँ सर, एक चीज़। दूसरी चीज़ सर, हमारा मीडिया जो है, लेकिन अच्छा जल्दी इंडिया कमेंट में, करना है, हमारे पास वक्त बहुत कम इंडिया रह में गया। बड़े अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं जिनको निकाल दिया गया, ये जहन में रखें। हाँ, इंडिया में देयर आर मेनी गुड जर्नलिस्ट जो आप बेचारे यूट्यूब कर रहे हो, अभी भी लड़ रहे हैं मोदी साहब के खिलाफ। अभी बहुत सारे अच्छे वहाँ पे यूट्यूबर्स हैं, एंकर्स हैं, एनालिस्ट हैं, इवन एक्स मिलिट्री जर्नल, सारे ऐसे नहीं हैं। हमारे अगर ये तस्वीर बांध जाए, देयर आर मेनी गुड वॉइसेस इन इंडियन मीडिया एज वेल। लेकिन इतना बड़ा समाज लेकिन है उनको वहाँ। निकाल दिया है, उनको उन्होंने जो निकाल साहिब दिया हैं, टीवी रखे चैनल हुए से। अब उन्होंने जो सेठ है, जो मोदी साहब के बड़े करीबी हैं, उन्होंने वो चैनल खरीद के फिर इस तरह पपेट जर्नलिज्म जो है, हमारा जर्नलिज्म आज भी तमाम मुश्किलात के बावजूद ट्रूथफुल रहा है। वो बात ठीक कह रहे थे DGISPR से, हमारी साइड से कोई एक चीज भी ऐसी नहीं हुई जो गलत रिपोर्ट हुई हो, जो गलत दुनिया ने तरीके इसे से। तस्लीम किया है। ये इसका फायदा हुआ है ना हमें फायदा। इंडिया को फायदा हुआ था अपनी कारगिल वार में, जो उन्होंने यूज किया था उस वक्त मीडिया, हमारे पास मीडिया नहीं था उस वक्त। हाँ, उन्होंने जो मीडिया को उस वक्त यूज किया था पाकिस्तान के खिलाफ, आज वो इसका शिकार हुए। आज उसका हुआ है कि उन्होंने इतना ब्लैटेंट कोई झूठ कोई बोलता है। बिल्कुल आखिरी लम्हात रह गए हमारे पास। ये मुझे बताइएगा, ये जो बानी PTI हैं, जब से जो हमारे सिपा सलार जंग जीती है, इन्हें फील्ड मार्शल जनरल का ओहदा दिया गया है, उस पर जो उनकी हमशीरा हैं अलीमा खानम, उन्होंने जेल से बाहर आकर जो गुफ्तगू की है, तो उस पर तो ऐसे उनके जो बयान उन्होंने कोट किया है तो बड़े सीखपा दिखाई देते हैं। दूसरी जानब बैरिस्टर गौहर हैं जो उसकी बड़ी तहसीन करते नजर आ रहे हैं। ये PTI एक बार फिर क्यों कन्फ्यूजन का शिकार है? ये बड़ी ज्यादती की बात है। या तो आप बैरिस्टर गौहर साहब को चेयरमैन ही ना बनाते हैं, मतलब आपने बना दिया, और अलीमा खान साहब जब भी आते जाते दो चार उनको सियासी चपेटें लगा देती हैं। वो कभी किसी को लगा देती हैं, कभी किसी को, मतलब कभी वो बुशरा साहबा जो है वो सलमान अकबर राजा साहब को अच्छी खासी मतलब गाली के हद तक वो बातें कहते हैं। कभी हामिद रजा साहब को कहते हैं। शरीफ अच्छे लोग हैं सारे, भाई ये कोई आपको गुलाम नहीं है, नौकर नहीं है। अगर उन्होंने वेलकम किया तो इसका फायदा किसको होना है? PTI को, आपको होना है, आपके भाई को होना है। अगर भाई साहब में भी इतनी अक्ल नहीं है, एक तरफ आप कहते हैं, अगर वो वेलकम कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपने अगर वो रिलीफ लेना है तो उन्हीं लोगों से लेना है। वो अगर आपका रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं तो आप उन पर हमला कर देते हैं। अच्छा, आपसे खुद बन नहीं पा रहा, आपका एक हिस्ट्री है कि उनके साथ जनाब आसिम मुनीर साहब के साथ, या तो फिर आप, अच्छा आप कहते हैं बातचीत करने को भी हम तैयार हैं। एक तरफ अगर वो बातचीत के रास्ते के लिए आपका अपना बंदा है, कोई आप और मैं तो नहीं है, अगर वो आपके लिए कह रहा है कि जनाब उसको, मतलब बैरिस्टर गौहर को इससे क्या फायदा होना है? कोई फायदा होगा तो खान साहब को हो सकता है ना, कि पूरी पार्टी को होगा, पूरी पार्टी को फायदा होगा। ये जो मखमसा है, कभी आधी पार्टी एक फिक्र इख्तियार करती है, फिर बीच में से कुछ लोग एक बात करते हैं, फिर 3 लोग, फिर जेल से एक ऐसा बयान आता है, बम फोड़ता है जो हर चीज़ को तहस नहस कर देता है। ये पॉलिटिकल अप्रोच में कमी है, वजह क्या है? मेरे खान साहब के बारे में एक राय है, आज की नहीं बड़ी पुरानी है। खान साहब का जो रिएक्शन टाइम है ना, चुप रहने का जो वक्फा है, वो 24 घंटे है। 24 घंटे से ज़्यादा चुप नहीं रह सकते। 24 से 25वां घंटा वो नहीं होने देते। उन्होंने 10 दफ़ा ऑफर की बातचीत के लिए, उन्होंने अब डेलीगेशन बना दिए, मेंबर बना दिए। वेट कर लेना 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन टाइम लगता है। अगली पार्टी को आपने अगर आर्मी को ऑफर किए जाए, टॉक्स करते हैं। अब आर्मी ने भी तो बैठ के सोचना होगा मैं टॉक्स करनी है नहीं करनी। कोर कमांडर के साथ बैठेंगे, अपने DG के साथ, जो भी टीम है आपकी, फिर 8-10 दिन उनको भी चाहिए, हुकूमत से भी बात करनी है उन्होंने, करें ना करें। आप 24 घंटे भी वेट नहीं करते, 25वें घंटे फिर आप अपना फायर वर्क शुरू कर देते हैं। फिर बड़ी बड़ी बातें, फिर आर्टिकल छप जाते हैं, चीज़ें हो जाए। मान लिया आपके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, ये चीज़ें, ये पैकेज है पाकिस्तान में सर। आपने तख्त लेना है ना, जान देनी भी पड़ती है, लेनी भी पड़ती है। इस मुल्क में 3 वज़ीर-ए-आज़म कत्ल हो चुके हैं सर, यहाँ बैनिश हो चुके हैं। वो दहशतगर्दी पे नवाज शरीफ को सजा हुई थी, गिलानी साहब को हुई थी, राजा परवेज अशरफ, शाहिद खकान अब्बासी, शहबाज शरीफ, सारे लोग जो भी वज़ीर-ए-आज़म और सदर हैं, दोनों। ये पैकेज है भाई साहब, आपको पता नहीं है इस मुल्क में ये पैकेज लेके आना पड़ता है। आपने भी जो 70-80% ये लोग जेलों में डाले हुए थे, उनकी बारी लगी, उनकी डाल दे, आपको अल्लाह दोबारा बारी दे, आप आके इन तमाम को उठा के फिर जेल में डाल देना। ये पैकेज है, इस पैकेज के साथ आपने चलना है। ये SOPs हैं। आप और मैं क्योंकि इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहते, हमें कोई तख्ते का शौक नहीं है, आराम से टीवी शो कर रहे हैं। मैं खाना यहाँ पकड़ी उछलती है, ये हेयर जो को सर आपने तो पूरा मतलब वो क्या कहते हैं, लेकिन ये पकड़ी दरिया को कूजे में बंद करते हैं और ये पकड़ी कभी गले में फिट हो जाती है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द वेज, दैट्स द रीजन यू आर ए पॉलिटिशियन। आप सियासतदान, आपने ख्वाहिशें रखी हुई है ना कि मेरे लोगों का मैं हाकिम बनना है, हुक्मरानी करनी है, वज़ीर आज़म बनना है। आपसे बड़ी बातें करने को दिल चाह रहा था, लेकिन वक्त जो है आपको पता है वो उसके दामन में बड़ी किल्लत है। मौजू था उससे जो आपसे बात करना चाहते थे वो था कि जो जंग हुई है इसके समाज, सियासत और सहाफ़त पर क्या असर है, फिर किसी रोज़ के लिए रखते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपना, अपने दोस्तों, अज़ीज़ व क़रीब सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।